लेक्चर में टॉपिक रहेगा बायोस्फीयर रिजर्व्स। हमने नेशनल पार्क के बारे में पढ़ चुके हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में पढ़ेंगे और इन द सेम वे बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पढ़ेंगे। बायोस्फीयर रिजर्व नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के साथ ही कनेक्टेड है। इनके मोटिव भी नियर अबाउट सेम है। जो डिफरेंस इनमें रहेगा मेनली वो डिफरेंस रहेगा एरिया एंड समवट अदर ह्यूमन एक्टिविटीज में, कि हम उसके बारे में डिफरेंस करते जाएंगे साथ के साथ। तो सबसे पहले बायोस्फीयर रिजर्व्स की डेफिनेशन करते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व्स आर एरियाज ऑफ टेरेस्ट्रियल एंड कोस्टल इकोसिस्टम, मीनिंग बायोस्फीयर रिजर्व में टेरेस्ट्रियल और कोस्टल दोनों सिस्टम के एरियाज आएंगे। और बायोस्फीयर जो रिजर्व था वो बनाया गया था मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत यूनेस्को के थ्रू। मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम को हम MAB प्रोग्राम भी बोल देते हैं। ये क्या करते हैं कि हर एक कंट्री में या हर जगह पे एक साइट को रिकॉग्नाइज करते हैं कि कौन सी ऐसी साइट है जहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व्स को बनाया जा सकता है। फिर उसके बाद उन साइट्स को कंजर्व करके रखा जाता है, प्रोटेक्ट करके रखा जाता है थ्रू द डिफरेंट मेथड्स। तो उनके बारे में वन बाय वन पढ़ेंगे हम। इनका जो मेन मोटिव है वो क्या है? एक तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग क्या होता है कि हमने यूटिलाइजेशन करना है नेचुरल रिसोर्सेज का, लेकिन इस वे से कि उसका नेचर को कोई भी हार्म ना हो। तो बायोस्फीयर रिजर्व्स हो गए, हमारे नेशनल पार्क्स हो गए या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई, इन सभी का काम यही है कि हम प्रोटेक्शन भी कर रहे हैं स्पीशीज की, चाहे वो प्लांट की हो चाहे वो एनिमल्स की हो, लेकिन साथ के साथ हमने ध्यान रखना है कि इन्वायरमेंट को भी किसी तरीके का कोई भी नुकसान ना हो। उसके बाद सेकंड जो इनका मोटिव है वो ये है सोल्यूशन टू रिकंसाइल। रिकंसाइल का मीनिंग क्या है? कोऑर्डिनेट वे में काम करना। मीनिंग इसमें हम क्या करते हैं, इकोनॉमिकली हम उसको यूज भी कर रहे हैं। जैसे कि हम पढ़ेंगे डिफरेंट जोन्स के बारे में। बायोस्फीयर रिजर्व्स के डिफरेंट जोन है और उन जोन्स में अलग अलग टाइप की जो एक्टिविटीज हैं वो अलाउड होती है। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या है उनको इकोनॉमिकली यूज भी करते हैं, अपनी रिसर्च के लिए भी यूज करते हैं, टूरिज्म के लिए भी यूज कर रहे हैं। लेकिन उसका वहाँ के बायोस्फीयर रिजर्व के ऊपर, वहाँ के बायोडाइवर्सिटी के ऊपर किसी तरीके का कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं होगा। दे सर्व एज लिविंग लेबोरेटरीज। लिविंग लेबोरेटरीज का मीनिंग क्या है कि जैसे कि इसमें स्पीशीज को कंजर्व करके रखा जाता है, प्रोटेक्शन रखा जाता है, प्रोटेक्शन के लिए रखा जाता है। तो ये एक तरीके की लिविंग लेबोरेटरीज हो गई। लेबोरेटरीज का मीनिंग क्या होता है? जहाँ पे हम कोई एक चीज है उनका रिकॉर्ड रखते हैं ताकि उसे टाइम टू टाइम हम क्या है यूज कर सके। तो ये लिविंग लेबोरेटरीज हैं जहाँ पे हमने ऐसी स्पीशीज को रखा हुआ है जिनकी जो नंबर है वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो बायोस्फीयर रिजर्व्स के जब हम फर्दर डेफिनेशंस को एक्सप्लोर करेंगे तो उसमें हम देखेंगे स्पीशीज कौन कौन सी हो सकती हैं जिनको कंजर्व करके रखा जाता है। उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ द लैंड, वाटर एंड बायोडाइवर्सिटी, कि हम किस तरीके से एक पूरे मैनेज्ड वे से बायोडाइवर्सिटी या बायोस्फीयर जो रिजर्व्स हैं उनकी लैंड को यूज कर सकते हैं, वाटर को यूज कर सकते हैं बिना वहाँ की स्पीशीज को हार्म किए। और उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया। बायोस्फीयर जो रिजर्व्स हैं वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड स्पेसिस हैं या ऐसे एरियाज हैं जिन्हें इंटरनेशनली एक पहचान मिली हुई है। तो सबसे पहले आपको पहले बता दिया मैंने, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अकॉर्डिंग बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं वो बनाने शुरू किए गए थे। उसके बाद इनके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया था, कुछ एक स्पेसिफिक एरियाज या ऐसे एरियाज जो उनको लगते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व के अंडर कवर होने चाहिए, उन एरियाज के इन्होंने नाम मेंशन किए। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से अगर उनको कोई ऐसे एरियाज लगते हैं जिनको कंजर्वेशन की या संरक्षित रखने की रिक्वायरमेंट है, वो उन एरियाज को क्या है कंजर्व कर सकती है। उसके बाद जो फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व था वर्ल्ड का, वो एस्टेब्लिश हुआ था 1979 में। और अब तक जो हमारे पास बायोस्फीयर रिजर्व्स है उनका नंबर है वो काफी इंक्रीज हो चुका है। और 2012 तक हमारे पास टोटल 580 बायोस्फीयर रिजर्व्स थे इन 114 कंट्रीज। उसके बाद बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होते हैं? स्पेशल एनवायरनमेंट होता है पीपल के लिए भी, नेचर के लिए भी और वहाँ पे रहने वाली सभी स्पीशीज के लिए भी। और वहीं से हमें पता चलता है कि कैसे सभी एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं, एक दूसरे से हेल्प ले रहे हैं, एक दूसरे की नीड को कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन कोई भी किसी के लिए किसी तरीके का कोई भी हार्म काज नहीं कर रहा। ये डायरेक्ट बेनिफिशियल है वहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए, उसके अलावा गवर्नमेंट के लिए,
एंड एज वेल एज साइंटिस्ट के लिए, जो वहाँ पे अपनी नई नई जो रिसर्च है उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। रिसर्च में एक्सप्लोरेशन कैसे हो सकती है? फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पे जो भी लैंड एरिया होगा उसे डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज किया जा सकता है। वहाँ पे जो स्पीशीज कंजर्व है उनका जो नंबर है उनको मेंटेन रखा जा सकता है, जो कि इवोल्यूशन की स्टडी के लिए या आगे आने वाले जो भी फर्दर साइंटिफिक नॉलेज है उसको इंक्रीज करने में बहुत हेल्पफुल है। अब फंक्शन क्या है बायोस्फीयर रिजर्व के? अगर हम एक ब्रीफ में इनके फंक्शंस की बात करें तो सबसे पहला जो फंक्शन आता है बायोस्फीयर रिजर्व का वो आता है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी में क्या क्या चीजें आ जाएंगी? स्पीशीज आ गए, जीन्स आ गए एंड द इकोसिस्टम्स। इकोसिस्टम के बारे में आपको पता है, इकोसिस्टम में नेचर और हम मैन के बीच में जो इंटर रिलेशन है, दो स्पीशीज के बीच में इंटर रिलेशन है, उनके बारे में स्टडी करते हैं। तो हम डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम्स के बारे में पढ़ भी चुके हैं कि कैसे एक स्पीशीज है वो दूसरी स्पीशीज के ऊपर डिपेंडेंट है। लाइक हमने ग्रासलैंड इकोसिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, एक्वेटिक इकोसिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। तो उन्हें कंजर्व करना, बहुत सी स्पीशीज ऐसी हैं जिनका जो नंबर है वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है और अल्टीमेट वो खत्म होने की कगार पर है। तो उन स्पीशीज की कंजर्वेशन के लिए बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए जाते हैं, या जीन्स, क्योंकि अल्टीमेटली स्पीशीज ने क्या कैरी करना है आगे, जीन्स को कैरी करना है। तो उन जीन्स की कंजर्वेशन के लिए बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए जाते हैं। उसके बाद क्या है? डेवलपमेंट, एसोसिएशन ऑफ इन्वायरमेंट विद द डेवलपमेंट, कि इन्वायरमेंट के ऊपर ही हमारी डेवलपमेंट कंप्लीटली बेस्ड है। हम इन्वायरमेंट का यूज कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं अपनी डेवलपमेंट के लिए, तो वो दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। बट इन नेचुरल रिसोर्सेज को बचा के रखने की भी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। लॉजिस्टिक सपोर्ट का मीनिंग क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व्स में मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि रिसर्च पर्पस के लिए भी हम मल्टीपल वे से इसको यूज कर सकते हैं। तो ये इसके फंक्शंस हो गए बायोस्फीयर रिजर्व्स के। कोर जोन के बाद जो सेकंड जोन है हमारे पास, द बफर जोन, जिसे हम मिडल जोन भी कहेंगे, और लास्ट वन जो जोन होगा सबसे आउटर साइड में उसे हम क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन जोन। तो कोर जोन है, ये मेन जोन है जहाँ पे स्पीशीज को कंजर्व करके रखा जाता है। हम स्पीशीज की बात करें तो बायोस्फीयर रिजर्व का जो सबसे बड़ा मोटिव है वो ये है, स्पीशीज को अपने नेचुरल हैबिटेट में कंजर्व करके रखना। मीनिंग जहाँ पे वो रह रहे हैं वहीं पे ही उनको कंजर्व करना, उनके हैबिटेट को चेंज ना करना। तो कोर जोन में इट नीड टू बी लीगली एस्टेब्लिश एंड गिव लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन टू द लैंडस्केप, इकोसिस्टम एंड स्पीशीज इट कंटेन। तो इन्होंने क्या बोला है कि कौन से जोन है जो कोर जोन हो सकते हैं, जो कि लीगली क्या हो, एस्टेब्लिश हो, और वहां पे जितनी भी लैंडस्केप है, इकोसिस्टम हो, उन्हें क्या कर सके, वो लॉन्ग टर्म वहां पे उनको प्रोटेक्शन मिल सके, मीनिंग लंबे समय तक वो वहां पे चल सके। इट शुड बी सफिशिएंटली लार्ज टू मीट दीज कंजर्वेशन ऑब्जेक्टिव्स। मीनिंग हमने जो कंजर्वेशन अपने एम्स को वहां पे पूरा करना है, संरक्षण वगैरह करना है, वो इतना एरिया उसका लार्ज होना चाहिए या सफिशिएंट वहां पे स्पेस होना चाहिए कि हम जो प्रोसीजर करना चाहते हैं वहां पे वो एक बेटर वे से उसको क्या है वहां पे कंप्लीट कर सके। उसके बाद है, इसमें काफी सारे इकोसिस्टम सिस्टम होने चाहिए, इकोलॉजिकल सिस्टम होने चाहिए, हर तरीके का इकोसिस्टम होना चाहिए, और वहां पे किसी तरीके की कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, कि वहां पे किसी एक्सटर्नल एक्टिविटी या बाहर मैन की जो एक्टिविटीज है वो वहां पे अलाउड नहीं होनी चाहिए। उसके बाद है बफर जोन, सेंटर जोन है। इस जोन में क्या होगा, ये क्लियरली डीलाइनेटेड है, मीनिंग इसका जो एक एरिया होगा वो स्पेसिफिक होगा। बहुत लार्ज एरिया में भी अगर है तो फिर उसमें भी उस एरिया की क्या होगी, कोई ना कोई लिमिट होगी, लेकिन कोर जोन के या कोर एरिया के बाहर प्रेजेंट होगा। इसमें कंजर्वेशन भी की जाती है, बट उसकी प्रोटेक्शन भी की जाती है स्पीशीज की, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है वो चल सकती है। कोर जोन में और बफर जोन में यही डिफरेंस है, कोर जोन में किसी तरीके की कोई भी अदर एक्टिविटीज अलाउड नहीं है, कोई एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटीज अलाउड नहीं है, कोई ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड नहीं है, लेकिन बफर जोन में कुछ लिमिट तक यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटीज चल सकती हैं। लाइक हमें, हमारे पास कोई लैंड है, कोई जगह पड़ी है, तो वहां पे हम क्या है, क्रॉप की प्रोडक्शन कर सकते हैं, या अपना कोई एक्सपेरिमेंटल हम देखना चाहते हैं प्रोडक्शन का क्या अमाउंट हो रहा है, वहां पे किसी तरीके की भी कोई रिसर्च करना चाहते हैं तो एक लिमिट तक वहां पे अलाउड है। उसके बाद है, ये इसमें
हाउ टू, इसमें बफर जोन में टू एक्सप्लोर हाउ टू रिहेबिलिटेट डिग्रेडेड एरियाज। तो वहाँ पे ये भी रिसर्च की जा सकती है कि जो हमारे एरियाज हैं खत्म हो चुके हैं, डिग्रेड हो चुके हैं, तो उनको किस तरीके से हम रिहेबिलिटेट कर सकते हैं या किस तरीके से दोबारा से बसाया जा सकता है। यहाँ पे कुछ एजुकेशन पर्पज से, ट्रेनिंग के पर्पज से या टूरिज्म के पर्पज से कुछ एक्टिविटीज भी अलाउड हो सकती हैं। ट्रांजिशन क्या जोन क्या होगा, सबसे आउटर मोस्ट जोन है। सेकंड, इसकी कोई भी लिमिट नहीं है और बाकी सभी जोन्स के कंपैरेटिवली इसका एरिया भी काफी लार्ज हो सकता है। इसे हम जोन ऑफ कोऑपरेशन भी बोलते हैं। जोन ऑफ कोऑपरेशन का मीनिंग क्या है, यहाँ पे बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज है वो चल सकती हैं। यहाँ पे जो ह्यूमन बींग्स हैं उनका रहने का जगह हो सकती है, वो वहाँ पे रह सकते हैं, लेकिन फिर भी जो उनकी एक्टिविटीज है ना वो एक लिमिटेड होंगी कि वो किसी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे वहाँ पे नेचर को। यहाँ पे सेटलमेंट्स हो सकती हैं, क्रॉप लैंड्स हो सकती हैं, कुछ मैनेज्ड फोर्स हो सकते हैं। तो इस तरीके की कुछ एक्टिविटीज कहाँ पे कर सकते हैं हम लोग, ट्रांजिशन एरिया में। उसके बाद क्या है, modified or degraded landscape are included at rehabilitated area to restore the ecology in a way that it returns to sustainable प्रोडक्टिविटी। मीनिंग यही है कि हमने अगर किसी तरीके की कोई रिहेबिलिटेशन करनी है, किसी तरीके का कोई डिग्रेडेशन वहाँ पे हो चुका है, तो उसको इस वे से करेंगे कि वहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, नेचर को किसी तरीके का कोई भी नुकसान ना हो। तो ओवरऑल देखा जाए तो ट्रांजिशन एरिया में ज़्यादा एक्टिविटीज अलाउड होंगी कंपैरेटिवली किसके, बफर जोन के। और कोर जोन में तो टोटली स्पीशीज की कंजर्वेशन होगी, वहाँ पे किसी तरीके की कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी है वो अलाउड। फीचर्स क्या है बायोस्फीयर रिजर्व्स के, फीचर्स की बात करें तो ये बहुत लार्ज अमाउंट में वैरायटी को क्या करता है, कवर करता है, उसे कंजर्व करके रखता है। ये माउंटेन से लेकर प्लेन्स के एरिया तक हो सकता है, कोस्टल के रीजन से लेकर आइलैंड के एरिया तक हो सकता है, या डेजर्ट के एरिया से लेकर ट्रॉपिक, मीनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको ये बायोस्फीयर रिजर्व्स दिखाई देंगे। क्योंकि हमें पता है ना स्पीशीज तो हर जगह प्रेजेंट है, डेजर्ट में भी कुछ स्पीशीज मिलती हैं, हर जगह पे एक्वेटिक भी कुछ स्पीशीज हैं। मतलब कोई भी वर्ल्ड का ऐसा कॉर्नर नहीं है जहाँ पे आपको किसी तरीके की कोई हैबिटेट, किसी तरीके के कोई प्लांट या एनिमल्स की स्पीशीज ना मिले। तो वहाँ पे एरिया के अकॉर्डिंग हर जगह पे इनकी स्पीशीज भी क्या करेगी, वेरी करेगी। और बहुत से ऐसे प्लांट और एनिमल्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स जो हम IUCN रेड डाटा लिस्ट में पढ़ते हैं, जो कि आज बिल्कुल एक्सटिंक्ट होने की कगार पर है। उसके बाद क्या है, इनमें क्या किया जाता है, ये बायोस्फीयर जो रिजर्व्स हैं वो बायोजियोग्राफिकल एरिया के रिप्रेजेंटेटिव है। मीनिंग हमें उन एरियाज के बारे में पता चलता है, उन बायोजियोग्राफिक एरियाज के बारे में पता चलता है जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट है। इसमें हमें पता चलता है कि हमारे पास ऐसी कौन कौन सी स्पीशीज हैं जिनको कंजर्व करने की रिक्वायरमेंट है। हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है अपनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एक्सप्लोर करने की कि किस किस तरीके से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व बनाने के बाद जब हम वहाँ की लैंड का यूज करते हैं, वाटर रिसोर्सेज का यूज करते हैं, तो वो एक एग्जाम्पल होता है सभी के लिए कि कैसे हम नेचर का यूज भी कर रहे हैं लेकिन उसको कोई हार्मफुल काज भी नहीं कर रहे हैं। उसके बाद क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व्स में एप्रोप्रिएट साइज होता है। बायोस्फीयर रिजर्व का क्या है, एक एप्रोप्रिएट साइज होना चाहिए ताकि जो बायोस्फीयर रिजर्व्स के सारे फंक्शन हैं वो वहाँ पे प्रॉपर वे से क्या हो सके, मैनेज हो सके। उसके बाद है हैव एन एप्रोप्रिएट जोनिंग सिस्टम। वही बात है कि हमारे पास जो भी बायोस्फीयर रिजर्व है, अगर किसी जगह को बायोस्फीयर रिजर्व में कन्वर्ट करना है तो वहाँ पे क्लियर कट 3 जोन होने चाहिए, बफर जोन, कोर जोन एंड द ट्रांजिशन जोन। नेक्स्ट बात करते हैं कि इंडिया की क्या क्या अप्रोच रही है बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम्स के तहत। तो इंडिया में जो बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम था वो इनिशिएट किया गया था 1986 में, और उसके जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो इस तरीके से हैं। इसमें भी फर्स्टली वही एक बहुत ही बड़े नंबर पे लिविंग रिसोर्सेज है जो हमारे, जहाँ जो हमारी स्पीशीज हैं उनको प्रोटेक्शन के बारे में सोचा गया था कि ऐसे ही हमारे पास इतने लार्ज नंबर में स्पीशीज है जिनको कंजर्वेशन की रिक्वायरमेंट है, उनको बचा के रखने की रिक्वायरमेंट है, तो उस एरिया में काम किया गया था। उसके बाद है हमें पता चला कि कौन कौन से इकोसिस्टम है जिनको कंजर्व करके रखने की जरूरत है और उनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट होनी चाहिए। मीनिंग उनका जो यूज है वो सस्टेनेबल तरीके से होना चाहिए। उन एरियाज के बारे में पता लगाना और उनको बायोस्फीयर रिजर्व्स में कन्वर्ट करना।
उसके बाद है कि पार्टिसिपेशन का पता करना कि जिन जिन एरियाज को बायोस्फीयर रिजर्व्स में कन्वर्ट किया जा रहा है वहाँ के लोगों का जो लोकल इनहेबिटेंट्स है उनका क्या क्या पार्टिसिपेशन है वहाँ पे इफेक्टिव जो मैनेजमेंट है वो हो सकती है या नहीं हो सकती, क्योंकि इफेक्टिव मैनेजमेंट जब तक नहीं होगी तब तक बायोस्फीयर रिजर्व्स में कन्वर्ट करने का कोई भी यूज नहीं है। क्योंकि हमने जैसे तीनों जोन्स के बारे में पढ़ा है तो हर एक जोन में जो एक्टिविटीज हैं वो एक लिमिट तक अलाउ है। कोर जोनियम में तो बिल्कुल भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज हैं जो वो अलाउड नहीं है। तो हमें पता जो भी जोन है बायोस्फीयर रिजर्व में कन्वर्ट होना है तो वो उसके लिए प्रॉपर वे से अप्रोप्रिएट भी होना चाहिए। उसके बाद वहाँ पे कोई ना कोई साइंटिफिक रिसर्च वगैरह है उनको भी हम कोऑपरेट कर सकें और वो भी वहाँ पे अगर प्रॉपर वे से मैनेज हो सके तो वो एरिया बायोस्फीयर रिजर्व्स के लिए बिल्कुल क्या है अप्रोप्रिएट है। तो एक एक्सपर्ट का ग्रुप बनाया गया था, कोर एडवाइजरी ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट इंडियन नेशनल मैन एंड बायोस्फीयर कमेटी के थ्रू। और इसमें सबसे पहले 14 साइट्स या 14 साइट्स ऐसी देखी गई जहाँ पे लगा कि इनको बायोस्फीयर रिजर्व्स में क्या है कन्वर्ट किया जा सकता है। उसके बाद बायोस्फीयर रिजर्व्स मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें मैन एंड बायोस्फीयर के थ्रू भी इसे चलाया जाता है सबसे पहले। तो उसके बाद हर एक अलग अलग जो कंट्री है उसमें सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे भी गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट एरियाज को बायोस्फीयर रिजर्व्स में क्या है कन्वर्ट कर सकती है। तो इसमें जो हमारे MAB प्रोग्राम था उसके तहत टोटल इंडिया में 14 ऐसी साइट्स को ढूंढा गया था जो कि बायोस्फीयर रिजर्व्स में कन्वर्ट करने के लायक। बायोस्फीयर रिजर्व्स इंडिया में जो जो अप्रोचेस थी इसकी, जिस तरीके से अप्रोच इंटरनेशनल अप्रोच थी सेम अप्रोच इंडियन अप्रोच थी बायोस्फीयर रिजर्व्स के लिए, जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि क्या क्या एम्स है बायोस्फीयर रिजर्व्स को बनाने के। तो वही है एम्स, डाइवर्सिटी है, स्पीशीज है, उनको कंजर्व किया जा सके। उसके बाद जिस एरिया में वो स्पीशीज रह रही हैं, जो भी प्लांट एनिमल की स्पीशीज है उनको उन्हीं एरिया में रखा जाए। उसके बाद रिसर्च के लिए भी उसे यूज किया जा सके, एजुकेशनल और ट्रेनिंग पर्पज के लिए भी यूज किया जा सके और उसकी एक सस्टेनेबल क्या हो डेवलपमेंट हो। अब कंजर्वेशन क्राइटेरियाज क्या है बायोस्फीयर रिजर्व को सिलेक्शन के? दो क्राइटेरियाज है हमारे पास, प्राइमरी क्राइटेरिया एंड द सेकेंडरी क्राइटेरिया। क्राइटेरिया का मीनिंग क्या होता है, क्या क्या कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए किसी भी बायोस्फीयर रिजर्व्स को बनाने के लिए। तो प्राइमरी क्राइटेरिया में क्या है कि हमारे पास जो भी साइट है जिसे हमने बायोस्फीयर रिजर्व बनाना है वहां पे इफेक्टिव प्रोटेक्शन होनी चाहिए कि वो जो एरियाज हैं वो क्या है प्रोटेक्टेड होने चाहिए। वहां पे प्रॉपर वे में लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज होनी चाहिए ताकि उनको टाइम आने के लिए हम रिसर्च पर्पस के लिए या किसी भी पर्पस के लिए उनको यूज कर सके। उसके बाद जो हमारे पास कोर एरिया है वो एक पार्ट होना चाहिए जियोग्राफिकल यूनिट का, और उसमें इकोसिस्टम के सारे ट्रॉफिक लेवल होने चाहिए। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया ग्रासलैंड इकोसिस्टम होता है, एक होता है हमारे पास एक्वेटिक इकोसिस्टम, तो उसमें काफी सारे ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं। ट्रॉफिक लेवल से हमें ये पता चलता है कि बिल्कुल लोअर स्पीशीज से हायर स्पीशीज जो भी है हमारे पास प्लांट एनिमल कैसे वो एक दूसरे के साथ क्या है इंटरकनेक्टेड है। तो वहां पे हर तरीके का क्या होना चाहिए इकोसिस्टम होना चाहिए। सेकेंडरी क्राइटेरिया में क्या होगा कि बायोस्फीयर रिजर्व जिन एरिया को बनाना है वहां पे सबसे पहले तो रेयर और एंडेंजर्ड स्पीशीज होनी चाहिए। रेयर और एंडेंजर्ड का मीनिंग क्या है कि जो टोटली एक्सटिंक्शन की बिल्कुल कगार पर है। तो हम क्या है कि किसी भी एरिया को ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व नहीं बना सकते, हमें उन्हीं एरिया को चुनना होता है जहाँ पे ऐसे स्पीशीज हैं जो कि वहीं पे ही रह रही हैं और जगह पे उनका जो नंबर है या तो एक्सटिंक्ट हो चुका है या उनका नंबर धीरे धीरे टोटली क्या हो रहा है खत्म हो रहा है। उसके बाद उसमें डाइवर्सिटी होनी चाहिए सोइल की। सोइल की डाइवर्सिटी का मीनिंग क्या है, अलग अलग तरीके की सोइल होनी चाहिए ताकि हम उसे अलग अलग पर्पस से यूज कर सके। प्रोडक्शन में अगर हमने मान लो एक्सपेरिमेंटली कुछ देखना है डिफरेंट टाइप ऑफ सोइल को कि उनकी प्रोडक्टिविटी में क्या डिफरेंस है, तो वहां पे डाइवर्सिटी होनी चाहिए सोइल की। और जो टेम्परेचर है या जो भी माइक्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो अप्रोप्रिएट वे में होनी चाहिए। उसके बाद
आता है हमारे पास। बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं वो इंडिया में कैसे डिज़ाइन किए जाते हैं या कैसे उनको बताया जाता है। तो पहले भी आपको बताया था कि सेंट्रल और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी अलाउ कर सकती हैं मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अलावा भी। तो स्टेट के द्वारा अगर उनको किसी एरिया को लगता है कि यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व बनाया जाना चाहिए तो साइट को रिकॉग्नाइज किया जाता है और उसका प्रपोजल सेंट्रल गवर्नमेंट तक भेजा जाता है। उसके बाद वहाँ पे जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है फाइनेंशियल लेवल पे जितनी भी हेल्प है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू की जाती है। और द मैनेजमेंट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंसर्न स्टेट विद नेसेसरी टेक्निकल इनपुट एंड ट्रेनिंग फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। मीनिंग इसमें जो टेक्निकल और जो ट्रेनिंग फैसिलिटीज हैं उनको बनाने के लिए वो सारी की सारी गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू प्रोवाइड की जाती हैं। लेकिन जो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टोटली बायोस्फीयर रिजर्व की वो किसकी है? स्टेट गवर्नमेंट की है। अब हमारे पास टोटल जो जितने भी एमएबी प्रोग्राम के अंदर जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व्स आते हैं उनमें से हमारे इंडिया के 9 बायोस्फीयर रिजर्व ऐसे हैं जो एमएबी प्रोग्राम के अंदर आते हैं। उनमें से कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं हमारे पास? जैसे नीलगिरी हो गया, गल्फ ऑफ मन्नार हो गया, सुंदरबंस, नंदा देवी, नोकरेक, पंचमढ़ी, सिमलीपाल, अचनकमर, अमरकंटक और ग्रेट निकोबार। ये 9 ऐसे हमारे पास बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं जो कि एमएबी प्रोग्राम के अंडर कंजर्व किए गए थे और जिनकी इंटरनेशनली एक रिकॉग्निशन है। उसके बाद हम आपको बताया था नेशनल पार्क है वो बायोस्फीयर रिजर्व्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी बायोस्फीयर रिजर्व्स के अंदर ही आते हैं। मीनिंग नेशनल पार्क का और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का जो नंबर है वो कम है किसके कंपैरेटिवली? बायोस्फीयर रिजर्व्स के। क्योंकि बायोस्फीयर रिजर्व ही अपना कुछ एरिया है नेशनल पार्क और कुछ एरिया उसमें क्या होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के पर्पज से यूज होता है। इवन कि हमारे पास कुछ बायोस्फीयर रिजर्व ऐसे भी हैं जहाँ पे एक से ज्यादा नेशनल पार्क या एक से ज्यादा क्या हो सकती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो सकती है। हमारे इंडिया में जो टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला है जो हमारे पास ग्रेट रन ऑफ कच्छ गुजरात में है और एरिया इसका कैसा है? डेजर्ट एरिया है। और इसमें जैसे प्रिजर्वेशन बताई गई है कि कौन कौन से जो एनिमल्स हैं या प्लांट हैं उनको स्पेशल तरीके से वहाँ पे प्रिजर्वेशन के लिए रखा गया है। उसके बाद तमिलनाडु में है गल्फ ऑफ मन्नार, वेस्ट बंगाल में है सुंदरबंस, हिमाचल प्रदेश में है कोल डेजर्ट, उत्तराखंड में है नंदा देवी एंड केरला एंड कर्नाटका में है नीलगिरी बायोस्फीयर। देखो कितना लार्ज एरिया नीलगिरी बायोस्फीयर ने कंजर्व किया हुआ है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में है दिहांग दिबांग, मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी, अरुणाचल प्रदेश में शीशाचलन, उसके बाद है ओडिशा में सिमलीपाल, छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र प्रदेश में है अचनकमर अमरकंटक, असम में है मानस और सिक्किम में है कंचनजंगा। फर्दर है केरला एंड तमिलनाडु में भी हमारे पास बायोस्फीयर रिजर्व्स है जो कि वेस्टर्न घाट्स के अंदर आते हैं। अंडमान एंड निकोबार हो गया, मेघालय, असम, मध्य प्रदेश, वहाँ पे भी हमारे पास क्या है बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। तो टोटल हमारी इंडिया के जो 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं उनमें से 9 बायोस्फीयर रिजर्व ऐसे हैं जो कि एमएबी प्रोग्राम के अंदर आते हैं। ये यूनेस्को के द्वारा वेल रिकॉग्नाइज्ड है। इनका नंबर है 14। सो ये हमारा बायोस्फीयर रिजर्व्स का टॉपिक था जो कि फिनिश हो चुका है।